अब जरा नजरें सामने रखिएगा थोड़ी देर के लिए। स्टीम डिस्टिलेशन। देखिए, स्टीम डिस्टिलेशन शुरू करने से पहले हम दो बातें सबसे पहले बताना चाहेंगे। बात नंबर 1, डिस्टिलेशन यूजुअली हम लोग लिक्विड के लिए करते हैं। मैं सबसे पहले लिखवा दिया था कि डिस्टिलेशन इज वैलिड फॉर लिक्विड नॉट फॉर सॉलिड, लेकिन स्टीम डिस्टिलेशन इज फॉर सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला पॉइंट, ये सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड पर भी लगता है और ये लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड पर भी लगता है। दूसरा पॉइंट, इसे चालू करने से पहले ये पॉइंट मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रेड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद कि स्टीम डिस्टिलेशन जो होता है वो वैक्यूम डिस्टिलेशन का ही एक स्पेशल केस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इट इज वैलिड फॉर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 3 बातों को फॉलो करें। बोल कितनी बात? 3 बात। पहली बात, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर इमिसिबल होने चाहिए। वाटर इमिसिबल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, स्टीम वोलेटाइल होने चाहिए। स्टीम वोलेटाइल का मतलब स्टीम में मिसिबल होने चाहिए, वाटर में इमिसिबल होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट, हैव हाई वेपर प्रेशर ब्रैकेट में अप्रॉक्स 10 to 15 mmHg at 373 केल्विन। ये भी एक्सप्लेन करूंगा, ये भी एक्सप्लेन करूंगा, ये भी एक्सप्लेन करूंगा, ये भी एक्सप्लेन करूंगा। मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, तुम्हें याद कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने 4 बातें लिख ली। स्टीम डिस्टिलेशन सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए किया जाता है। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रेड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए करते हैं जो 3 बातें फॉलो करें। वाटर इमिसिबल होना चाहिए, स्टीम में मिसिबल मतलब स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए, और 373 केल्विन पर हाई वेपर प्रेशर होना चाहिए, 10 to 15 mmHg। ये सब आपकी बुकलेट पे लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं रीड करवाऊंगा। उससे पहले हम स्टीम डिस्टिलेशन अब समझने जा रहे हैं। देखो जरा बेटा, ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन इज ए स्पेशल केस ऑफ रेड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन। ये उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए करते हैं जो वाटर में इमिसिबल हो, स्टीम में मिसिबल हो और हाई वेपर प्रेशर हो 10 to 15 mmHg अराउंड 373 केल्विन। क्या होता है स्टीम डिस्टिलेशन, आप जरा सामने देखेंगे। देखिए बेटा, समझाने जा रहे हैं। स्टीम डिस्टिलेशन, ये फ्लास्क ले लिया, ये एक फ्लास्क ले लिया, इस फ्लास्क में वो ऑर्गेनिक लिक्विड और वाटर पड़ा हुआ है, ये दोनों इमिसिबल होंगे। मैंने ऐसे बना दिया है।
और इसको हमने गर्म किया, हीटेड फ्लास्क, ठीक है, गर्म कर रहे हैं, और यहां से हमने पास किया स्टीम। बेटा बोलो क्या पास किया हमने यहां से? स्टीम। अब देखिए आप, दिस इज ए हीटेड फ्लास्क, हीटेड फ्लास्क है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की वेपर है, और यहां से आपने क्या डाला? स्टीम। ये स्टीम अंदर आई, अंदर स्टीम आई, स्टीम कुछ देर के लिए इस मिक्सचर में भी गई, और जब ये इस मिक्सचर में गई तो इस मिक्सचर के साथ चूंकि वो ऑर्गेनिक लिक्विड स्टीम मिश्रित था, तो अपने साथ ये उस ऑर्गेनिक लिक्विड के पार्टिकल को ले आई। ये ऑर्गेनिक लिक्विड वाटर में इमिसिबल था, हमने स्टीम पास किया, स्टीम अंदर गया और वाटर के साथ थोड़ी देर के लिए मर्ज हुआ, और चूंकि वेपर फेज में है तो फिर ऊपर आया स्टीम, और जब स्टीम ऊपर आया तो अपने साथ उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की वेपर को लेते हुए आया। क्यों लेते हुए आया? क्योंकि ये ऑर्गेनिक लिक्विड स्टीम में मिसबिल है, स्टीम वोलेटाइल है। तो इस प्रकार से यहां पर सिर्फ क्या रह गया? इंप्योरिटी रह गई, क्योंकि इंप्योरिटी स्टीम वोलेटाइल नहीं थी, इंप्योरिटी यहीं पे रह गई, और जो ऑर्गेनिक लिक्विड था वो स्टीम के साथ मिलकर बाहर आ गया। बाहर आकर हम लोग इसको यहां पे कंडेंस करा लेते हैं, और कंडेंस कराकर एक कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट कर लेते हैं। एक कोनिकल फ्लास्क में हमने इसको कर लिया कलेक्ट, ये देखिए ऑर्गेनिक लिक्विड ये आ गया, और वाटर जो है वो ये आ गया। हमने यहां पे इसका क्या किया है? कंडेंसेशन किया। ये जो वेपर है, स्टीम वाली वेपर और ऑर्गेनिक लिक्विड की वेपर यहां से गई, हमने यहां पर इसका कंडेंसेशन करा दिया। तो आप देख रहे हैं डिस्टिलेशन विद कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन विद कंडेंसेशन, और ये आपका है ऑर्गेनिक लिक्विड लेयर, और ये आपका है वाटर लेयर। चूंकि ये ऑर्गेनिक लिक्विड वाटर में इमिसिबल था, इसलिए बोथ, जगह नहीं है मैं यहां लिख रहा हूं, बोथ आर सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम इमिसिबल लोगों को बड़े आराम से सेपरेट कर सकते हैं। कोई भी दो लोग अगर इमिसिबल हैं तो सेपरेटिंग फनल की हेल्प से आप उनको अलग अलग कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द हाउ वी कैरीड स्टीम डिस्टिलेशन। अब मैंने आपसे कहा था मैं सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा, देखिएगा ध्यान से। कहां पे बनाना है इस फिगर को मैं बताऊंगा। अभी देखो, पहला पॉइंट था कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में इमिसिबल होना चाहिए। यस, अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में मिसिबल भी होता तो यहां तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। स्टीम अंदर जाता थोड़ी देर के लिए इस सिस्टम को सेक करता, और चूंकि वो लिक्विड स्टीम में भी मिसिबल होता, उसको लेके ऐसे करके अलग हो जाता, इंप्योरिटी यहीं रह जाती। लेकिन जब आप उसको कंडेंस करते तो मिसिबल होने पे क्या होता? ये अलग अलग लेयर आपको नहीं मिलती, ये दोनों आपस में क्या होते? मर्ज हो जाते। तो फिर इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता बाय सेपरेटिंग फनल। इसलिए स्टीम डिस्टिलेशन में हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं जो वाटर में इमिसिबल हो, ताकि बाद में उसको हम सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकें। पहला पॉइंट एक्सप्लेन हो गया। दूसरा पॉइंट, स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए। अरे हुजूर,
स्टीम ही तो वो कैरियर है जो ऑर्गेनिक लिक्विड की वेपर को लेके जा रहा है। तो जब तक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टीम में मिसबिल नहीं होगा, स्टीम में वोलेटाइल नहीं होगा, तब तक स्टीम डिस्टिलेशन का तो मतलब ही नहीं है ना। तो वाटर इमिसिबल होना चाहिए ताकि बाद में उसको सेपरेटिंग फ्लल से अलग कर सके। स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए क्योंकि स्टीम ही वो कैरियर है, स्टीम ही वो ले जाने वाला है। तो जब तक उसमें मिसबिल नहीं होगा तब तक अलग नहीं हो पाएगा। और तीसरा पॉइंट था कि हाई वेपर प्रेशर होना चाहिए। हुजूर, वेपर प्रेशर हाई होगा तभी तो वेपर का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। मान लो वो ऑर्गेनिक लिक्विड नॉन वोलेटाइल हो, उसकी वेपर बनती ही ना हो, तो डाले रहो तुम स्टीम, जब वेपर ही नहीं बनती है तो क्या वो इसको लेके जा पाएगा? नहीं लेके जा पाएगा। तो ये तीनों बातें मैंने एक्सप्लेन करी आपको कि वाटर इमिसिबल क्यों होना चाहिए ताकि बाद में उसको सेपरेटिंग फ्लल की हेल्प से वाटर से अलग कर सके। स्टीम वोलेटाइल क्यों होना चाहिए ताकि स्टीम के साथ मिलकर वो बाहर जा सके। और हाई वेपर प्रेशर 10 to 15 mmHg क्यों होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक उसकी वेपर का फॉर्मेशन हो सके गर्म करने पर। तीन बातें एक्सप्लेन हो गई। हाँ, तो हम लोगों को चौथा पॉइंट एक्सप्लेन करना था, थोड़ा वीडियो बीच में कट हो गया था। तो चौथा पॉइंट अभी एक्सप्लेन ये कर रहा था कि व्हाइल स्टीम डिस्टिलेशन इज स्पेशल केस ऑफ रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन। जब बड़े एक बात देखो, ये वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है लिक्विड से, तो यहां पर जो टोटल प्रेशर है, इट मींस ये टोटल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। और यहां पर ये जो टोटल प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तभी तो वेपर बना है। तो ये टोटल प्रेशर किसके बराबर है? प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर प्लस प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक लिक्विड वेपर। हमारे कहने का मतलब है जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस लिक्विड को अकेले चेज करना था, उस प्रेशर को चेज करने में वाटर वेपर ने इसकी हेल्प कर दी। अर्थात अगर मैं ये देखूं कि इस ऑर्गेनिक लिक्विड को कितने प्रेशर को चेज करना पड़ा, तो ध्यान से अगर देखें, जगह नहीं है यहां पर, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इस ऑर्गेनिक लिक्विड को कितने प्रेशर को चेंज करना पड़ा। तो वाटर वेपर को जरा उस तरफ ले जाइए, तो प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक लिक्विड वेपर बराबर आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर। ओके, ये पॉइंट चीख चीख कर कह रहा है कि ऑर्गेनिक लिक्विड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर चेज करना ही नहीं पड़ा, कुछ कम चेज करना पड़ा। और कुछ कम चेज करने का मतलब है हमने एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, इसीलिए इसे कहते हैं स्पेशल केस ऑफ रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन। ये नॉर्मल डिस्टिलेशन तब होता जब ये चीज ना होती। अगर ये चीज बेटा ना होती तो इस ऑर्गेनिक लिक्विड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर चेंज करना पड़ता, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता। अब इसको किसको चेंज करना पड़ रहा? दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो वैल्यू कुछ क्या होगी? कम। एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया? कम। और इसी को कहते हैं रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन। एम आई राइट? तो ये हमने आपको बताया अबाउट द स्टीम डिस्टिलेशन। आओ एक बार रीड कर लेते हैं, एक बार। चलो आओ देखो बेटा, सबसे पहले ऐसा काम करो, जहां पर हेडिंग पड़ी है स्टीम डिस्टिलेशन, उसी के आगे लिखो फॉर सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट, it is used to separate substances which are steam volatile, water immiscible and have vapor pressure equal to 10 to 15 mmHg। उसी के आगे लिखो at 373 केल्विन। ओके, और जहां पे लिखा है वेपर प्रेशर उसके पहले लिख लो हाई, हाई लिखना छूट गया है। हैव हाई वेपर प्रेशर इक्वल टू
10 to 15 mmHg at 373 Kelvin, राइट। आगे जो पॉइंट लिखे हैं वही पॉइंट लिखे हैं जो मैंने यहां समझा रखा है, पढ़ लेते हैं। Here steam is passed through a heated flask containing the liquid to be distilled. The mixture of steam and volatile organic compound is condensed and collected. The compound later is separated from water using separating funnel, and it is a special case of reduced pressure distillation, right? नीचे आपका यही पॉइंट लिखा हुआ है, P एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू P वाटर वेपर प्लस P ऑर्गेनिक लिक्विड। आप चाहो तो उसी के आगे कॉमा लगा के ऐसे लिख दो, उसी के आगे लिखो कॉमा लगाकर, उसी पॉइंट के आगे कॉमा लगाकर लिख दो। मतलब ऑर्गेनिक लिक्विड को क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेज करना पड़ा? नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ कम प्रेशर को चेज करना पड़ा। सो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन, राइट। अब बेटा इसके नीचे जगह खाली पड़ी हुई है, उस खाली जगह में, अब खाली जगह में मुझे इसके एग्जाम्पल भी लिखवाने हैं। तो ऐसा करो, जो भी जगह खाली पड़ी हुई है उसको ऐसे डिवाइड कर दो 30 और 70 के रेशियो में, और 70% वाले एरिया में आपको ये बनाना है। ठीक, बना लेंगे। इस 70% वाले एरिया में आप ये बना लीजिएगा। ठीक, 30% वाले एरिया में मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूं। स्टीम डिस्टिलेशन के एग्जाम्पल क्या है, किन कंपाउंड को स्टीम डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई किया जाता है। तो यहां पे मेरी लर्निंग ट्रिक है, आंट कट। बेटा बताओ क्या ट्रिक बनाई है? आंट कट। ए फॉर एनिलीन, एनिलीन को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। एन का बेटा मतलब है नाइट्रोफिनॉल, और आपको मालूम होगा नाइट्रोफिनॉल दो पढ़ाए थे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहां से बन जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल फ्रॉम पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो आप ऐसे याद रखेंगे ना, एन से क्या बन गया? नाइट्रोफिनॉल। तो नाइट्रोफिनॉल को आपस में सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। टी, टी से बनेगा बेटा टर्पेंटाइन ऑयल, और यहीं पे लिख लो कि टर्पेंटाइन ऑयल एंड इसेंशियल ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल एंड इसेंशियल ऑयल, इनको भी प्यूरिफाई करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन से। सी फॉर क्लोरोबेंजीन, और टी फॉर टॉली। तो इतने लोगों को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। इस प्रकार से स्टीम डिस्टिलेशन भी खत्म हो गया।